वेलकम बैक स्पेशल एजुकेटर्स। हम टारगेट कर रहे हैं KVS टायर 2। आज हम करेंगे टॉप 150 क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपकी स्क्रीन पर एक छात्र जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसे क्लासरूम में एडेप्टिव सपोर्ट के बिना रखा गया। प्रिंसिपल कहता है कि एडमिशन देने के बाद सभी कानूनी जिम्मेदारी पूरी हो गई हैं। स्पेशल एजुकेटर की किस कानून के आधार पर चैलेंज कर सकता है? स्पेशल एजुकेटर किस कानून के आधार पर इस चीज़ को चैलेंज कर सकता है? NPE 1986 के आधार पर, RPWD एक्ट 2016 के आधार पर, RCI एक्ट 1992 के आधार पर, या NTA एक्ट 1999 के आधार पर। ये जितने भी ईयर्स लिख रखे हैं इसका मतलब ये एक्ट इस ईयर में आए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन बी, RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। RPWD एक्ट 2016 ने इंक्लूसिव एजुकेशन को लीगल राइट्स बनाया है। सेक्शन 16 में रीजनेबल अकोमोडेशन अनिवार्य किए हैं। डिसेबिलिटी की संख्या 21 तक बढ़ाई गई है, जो कि PWD में पहले 7 थी। RPWD 2006 में IUNCRPD से इंस्पायर्ड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल ने बिना RCI रजिस्ट्रेशन वाले टीचर को नियुक्त किया। यह किस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का उल्लंघन है? NCTE गाइडलाइंस, RCI एक्ट 1992, UGC रेगुलेशन, या NTA 1999। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1999, क्योंकि RCI एक्ट ने प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए थे। RCI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को बनाए रखना। जो बिना रजिस्ट्रेंस के प्रैक्टिसेस करते हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लेना। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम अडॉप्ट करते समय टीचर्स ने लर्निंग मटेरियल्स और असेसमेंट फ्लेक्सिबल रखा। यह कॉन्सेप्ट किस प्रिंसिपल आधारित है? करिकुलम अडॉप्ट करते समय टीचर्स ने लर्निंग मटेरियल्स और असेसमेंट फ्लेक्सिबल रखा। यह कॉन्सेप्ट किस प्रिंसिपल पर आधारित है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, UDL, SI, या इंस्टीट्यूशनल केयर मॉडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग दिया था रोनाल्ड मैक ने। कहाँ पे सबसे पहले आया? यह आया था पहले USA में इन 1980s। ये बात करता था लर्निंग बैरियर्स को कम करने की और सभी स्टूडेंट को समान अवसर देने की। RPWD एक्ट 2016 में भी इसी चीज़ को बताया गया है, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, यदि कोई स्कूल चाइल्ड को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बिना बेनिफिट्स नहीं देता तो यह किस सिस्टम का हिस्सा है? यदि कोई स्कूल किसी चाइल्ड को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बिना बेनिफिट्स नहीं देता तो यह किस सिस्टम का हिस्सा है? इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन सिस्टम, मेडिकल सर्टिफिकेशन प्रोग्रेस, करिकुलम अडेप्टेशन फ्रेमवर्क, या एजुकेशनल एडुकेट मैकेनिज्म। इसका सही आंसर है मेडिकल सर्टिफिकेशन प्रोसेस। एक्चुअली ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो कि RPWD एक्ट 2016 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें जो एलिजिबल CWSN चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड या PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। हमने बेंचमार्क डिसेबिलिटी पढ़ी थी, उसमें 40% होना चाहिए, उसके तहत आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिसेबिलिटी राइट्स अब केवल वेलफेयर नहीं बल्कि लीगल इंटिटलमेंट है। यह पैराडिगम शिफ्ट किस एक्ट में दिखाई देता है? पहले हम डिसेबिलिटी राइट्स को वेलफेयर की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन अब ये लीगल राइट्स हैं, लीगल अधिकार हैं जो सबको मिलने चाहिए। तो ये शिफ्ट
वेलफेयर से लीगल राइट की तरफ किस एक्ट में दिखाई देता है? पीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी, आरसीआई या एनटीए? इसका आंसर है आरपीडब्ल्यूडी 2016, जो कि एक राइट बेस्ड अप्रोच पर आधारित है। हमने पढ़ा इसमें 21 डिसेबिलिटी शामिल हैं। इसमें सेक्शन 3 से 9 तक इक्वल अपॉर्चुनिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है। यह 2006 में आए यूएनसीआरपीडी से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन 6, कमेटी रिकमेंड करती है कि अडल्ट्स विद ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए लीगल गार्डियनशिप हो। यह प्रोविज़न किस एक्ट में है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, एनटीए 1999 एक्ट, आरसीआई एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट? तो जो कमेटी रिकमेंड करती है कि अडल्ट्स विद ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लीगल गार्डियनशिप हो, वो एक्ट है हमारा एनटीए एक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जिसमें मेनली 4 डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया था: ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें लोकल लेवल कमेटी एलएलसी को गार्डियनशिप सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया गया था। ये हम एक बार पढ़ लेते हैं कि एनटीए एक्ट 1999 में आया था, इश्यूड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें 4 डिसेबिलिटी मेनली थी: ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल और मल्टीपल डिसेबिलिटी। इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन थी, इन्हीं पे फोकस ज़्यादा था। और गार्डियनशिप सिस्टम अंडर आता था एलएलसी, लोकल लेवल कमेटी। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। एनटीए एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। क्वेश्चन 7, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मानता है कि इंक्लूजन केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी से पूरी होती है। यह गलती किस प्रिंसिपल के खिलाफ है? डिसेबिलिटी असेसमेंट प्रिंसिपल, यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल, करिकुलम सेग्रेशन प्रिंसिपल या मेडिकल मॉडल प्रिंसिपल? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल। यूडीएल लर्निंग बैरियर कम करता है। इंक्लूसिव केवल बिल्डिंग एसेस नहीं होते, इंक्लूजन का मतलब है होलिस्टिक डेवलपमेंट, सभी बच्चों को समान अवसर देना। करिकुलम और पेडागोजी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबली प्रमोट किया था इस कॉन्सेप्ट को सेलमैन स्टेटमेंट ने, जो कि आई थी 1994 में। इसने कहा था कि टीचर की ट्रेनिंग मैंडेटरी है ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिसेबिलिटी इंक्लूजन की जर्नी चैरिटी मॉडल से इंटीग्रेशन की तरफ, इंटीग्रेशन से राइट बेस्ड की तरफ गई है। तो किस एक्ट में ये पूरी दिखाई देती है साफ तरीके से? पीडब्ल्यूडी में, आरपीडब्ल्यूडी में, एनटीए में या आरसीआई में? चैरिटी मॉडल से इंटीग्रेशन की तरफ, इंटीग्रेशन से राइट बेस्ड मॉडल की तरफ। तो ये पूरी दिखाई देती है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995 में, वो वेलफेयर बेस्ड अप्रोच के साथ आया था। फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 में, वो राइट बेस्ड अप्रोच के साथ आया था। तो चैरिटी से राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ गए हैं हम। तो आरपीडब्ल्यूडी ऑप्शन भी इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं हम कि कौन से सेक्शन के अंडर आता है ये आता है सेक्शन 16, और सेक्शन 16 में इंक्लूडेड है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मैंडेटरी है हर किसी के लिए। और ये बाकी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं यूएनसीआरपीडी से इंस्पायर्ड होकर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, स्कूल बिना स्पेशल एजुकेटर असेसमेंट के स्टूडेंट को इंक्लूसिव क्लासरूम में डालता है, यह किस स्टैंडर्ड का उल्लंघन है? आरसीआई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का, करिकुलम डिज़ाइन प्रिंसिपल स्टैंडर्ड का, मेडिकल सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड का, या इंस्टीट्यूशनल ऑडिट फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड का?
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये आरसीआई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का उल्लंघन है। आरसीआई एक्ट कब आया था? हम अभी अभी पढ़ के आए हैं 1999 में, जो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करता है स्पेशल एजुकेटर और प्रोफेशनल्स को। अंडर सेक्शन 16 to 17 प्रोफेशनल इंटरवेंशन इंक्लूडेड है, जो कि इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी कि प्रोफेशनल ही स्पेशल सेटअप में जाएं। और इसका हेडक्वार्टर, आरसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। फाउंडेशनल बॉडीज़ में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने हेडक्वार्टर्स भी इंक्लूड किए हैं। टीचर्स मानता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन केवल सोशलाइजेशन के लिए है, ठीक है। यह मिसकंसेप्शन किस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है? टीचर का मानना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ओनली सोशलाइजेशन के लिए, समाजीकरण के लिए है, तो ये मिसकंसेप्शन है। बट ये मिसकंसेप्शन किस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी इंक्लूजन मॉडल ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी सेग्रेगेशन अप्रोच। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंक्लूजन मॉडल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि लर्निंग और पार्टिसिपेशन दोनों पे जो जोर देता है वो है इंक्लूजन मॉडल, ठीक है। और इसी बात को हम अभी पढ़ के आए थे कि सैलमैन का स्टेटमेंट 1994 में यही बताती है कि एकेडमिक होनी चाहिए अचीवमेंट इंटीग्रल पार्ट में। और RPWD 2016 भी यही कहता है कि जितने रीजनेबल अकोमोडेशन हम कर सकते हैं हमें कर देने चाहिए। एक बार फैक्ट भी देख लेते हैं, हम गो थ्रू कर लेते हैं इनसे भी, कि इंक्लूसिव मॉडल लर्निंग और पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। सैलमैन का स्टेटमेंट 1994 एकेडमिक अचीवमेंट इंटीग्रल पर बात करती है। RPWD एक्ट 2016 रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करता है। UDL करिकुलम अडेप्टेशन पर बात करते हैं, और ये आते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। एक स्कूल की इंक्लूजन कमेटी कहती है कि सभी टीचर्स को डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग अनिवार्य करनी चाहिए। ओके, यह किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क से प्रेरित है? ऑप्शन ए डकार फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी सलमान का स्टेटमेंट, ऑप्शन सी जोमटियन डिक्लेरेशन, ऑप्शन डी मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। एक स्कूल की इंक्लूजन कमेटी कहती है कि सभी टीचर्स को डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग अनिवार्य करनी चाहिए, पॉजिटिव बात है। उसने पूछा यह किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क से प्रेरित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सलमान का स्टेटमेंट, जो कि आई थी 1994 में। कहाँ? USA में। कब? 1980 में पॉपुलर हुई थी। और किसने इसको इशू किया था? यूनेस्को ने। और सलमान का स्टेटमेंट 1994, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए टीचर ट्रेनिंग जरूरी है, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की वकालत की गई है, डिसेबिलिटी अवेयरनेस ग्लोबल स्तर पर प्रमोट की गई है, इंडिया की इंक्लूसिव पॉलिसीज पर प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्वेश्चन 12 की, यदि कोई चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए कस्टमाइज्ड असेसमेंट नहीं देता तो यह किस प्रिंसिपल का उल्लंघन है? यदि कोई चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए कस्टमाइज्ड असेसमेंट नहीं देता तो यह किस प्रिंसिपल का उल्लंघन है? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन, सेग्रेगेटेड इंस्ट्रक्शन या क्लिनिकल मॉडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रीजनेबल अकोमोडेशन। अभी अभी हमने पढ़ा था कि RPWD एक्ट 2016 में रीजनेबल अकोमोडेशन कंपलसरी है और असेसमेंट में अडॉप्शन देना नेसेसरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की थी एजुकेशन में, टीचर को फ्लेक्सिबल मेथड्स अपनाने चाहिए, ये भी बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का मानना है कि थेरेपी के लिए सिर्फ मेडिकल डायग्नोस पर्याप्त है। स्पेशल एजुकेटर का ऑब्जेक्शन किस प्रिंसिपल पर आधारित होगा? अगर वो ऑब्जेक्शन उठाए तो कौन से प्रिंसिपल के आधार पर उठाना चाहिए उसे? पहला राइट बेस्ड अप्रोच, ओके। दूसरा है चैरिटी बेस्ड अप्रोच, थर्ड है मेडिकल ओनली मॉडल, या डी है सेग्रेगेशन मॉडल। इसका आंसर है ऑप्शन ए राइट बेस्ड अप्रोच। RPWD
2016। नेक्स्ट है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर इंक्लूजन को केवल फिजिकल एसेस तक सीमित मानता है। यह मिसकंसेप्शन किस प्रिंसिपल के खिलाफ है? तो ये भी हमारा यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के खिलाफ है, क्योंकि इंक्लूजन में हम फिजिकल लर्निंग, पार्टिसिपेशन तीनों को इंक्लूड करते हैं। ग्लोबल लेवल पर कौन प्रमोट करता है? सैलमन का स्टेटमेंट कब आई थी? 1994। नेक्स्ट, क्वेश्चन 15। एक पेरेंट एडवोकेट कहता है कि चाइल्ड का आईईपी इम्प्लीमेंट न करना वोलेशन है। आईईपी किस एक्ट में शामिल है? ऑप्शंस ए आरसीआई, ऑप्शन बी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ऑप्शन सी पीडब्ल्यूडी एक्ट, ऑप्शन डी एनटीए। तो इसका राइट आंसर है कि आईपी का कॉन्सेप्ट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने दिया था बहुत अच्छे तरीके से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेक्शन 16 कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मैंडेटरी है, करिकुलम अडेप्टेशन अनिवार्य है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉलिसी रिसर्चर कहता है कि इंडिया में डिसेबिलिटी इंक्लूजन जर्नी चैरिटी से इंटीग्रेशन की तरफ गई है। ये हमने कर लिया शायद, है ना? हाँ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है इसका सही आंसर। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट को अडेप्टिव सेटिंग नहीं देता। एक स्कूल स्टूडेंट को अडेप्टिव सेटिंग नहीं देता, यह वोलेशन किस स्टैंडर्ड का है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरसीआई, पीडब्ल्यूडी, एनटीए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। बताइए। इसका सही आंसर है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। रीजनेबल अकोमोडेशन की बात की गई है, बिल्कुल। सेक्शन 16 इंक्लूसिव क्लासरूम डिजाइनिंग की बात की गई है। टीचर इंक्लूजन को केवल सोशलाइजेशन तक, ओके, हमने कर लिया। समाजीकरण तक ये हमने कर लिया, ये भी रिपीटेड है। क्वेश्चन 20, स्टेट कमेटी रिकमेंडेड दैट अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए गार्डियनशिप सिस्टम इम्प्लीमेंट हो। यह प्रोविजन किस एक्ट में है? आरपीडब्ल्यूडी, एनटीए, एमएचए या आरसीआई? तो ये आता है अंडर एनटीए एक्ट 1999, जिसमें 4 डिसेबिलिटी फोकस किया गया था: ऑटिज्म, सीपी, आईडीडी, एमडी। इंक्लूसिव कमेटी रिकमेंड्स करती है कि टीचर की डिसेबिलिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। यह किस फ्रेमवर्क से इंस्पायर्ड है? तो ये इंस्पायर्ड है सैलमन का स्टेटमेंट से। नेक्स्ट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मानता है कि ओनली मेडिकल डायग्नोस थेरेपी एलिजिबिलिटी तय करता है। यह मिसकंसेप्शन किस एक्ट के अगेंस्ट है? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मानता है कि ओनली मेडिकल डायग्नोस थेरेपी एलिजिबिलिटी तय करता है। यह मिसकंसेप्शन किस एक्ट के अगेंस्ट है? एक्ट नहीं लिख रखा लेकिन पूछ रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट बेस्ड फ्रेमवर्क आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंडर आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी प्रमोट करता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। मेडिकल डायग्नोस अकेला पर्याप्त नहीं है उस चीज़ के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी समिति ने 2016 में विशेष शिक्षा में समावेशी मूल्यांकन और आईईपी मॉड्यूल लागू करने के लिए
राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार किए जिसमें 6 राज्यों का प्रतिनिधित्व और शिक्षक प्रशिक्षण शामिल था? ऑप्शन ए नेशनल इंक्लूसिव एजुकेशन कमेटी, जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसने 6 स्टेट रिप्रेजेंट किए थे आईपी मॉड्यूल पे टीचर ट्रेनिंग के लिए। ऑप्शन बी स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी टास्क फोर्स, जो कि मुंबई में है, 5 स्टेट के लिए रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। असेसमेंट गाइडलाइन शामिल थी टीचर ट्रेनिंग के लिए। ऑप्शन 3 एजुकेशन रिफॉर्म पैनल, जो कि बेंगलुरु में बना था, जिसमें 4 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसने आईईपी डायरेक्टिव को लीड किया था, जो मल्टीपल डायमेंशनल असेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग कमीशन, जो कि जयपुर में 6 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के लिए बनाया था। स्किल डेवलपमेंट फोकस था अंडर द असेसमेंट मॉड्यूल। तो इसने पूछा 6 राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन 4 हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नेशनल इंक्लूसिव एजुकेशन कमेटी, जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसने 6 स्टेट रिप्रेजेंट किए थे आईपी मॉड्यूल में टीचर ट्रेनिंग के लिए। फैक्ट पढ़ लेते हैं। समिति का नाम राष्ट्रीय समावेशी शिक्षा समिति है, ठीक है। वर्ष 2016 में समिति ने राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार किए, बहुत बढ़िया। इसमें 6 राज्यों का प्रतिनिधित्व शामिल था। उद्देश्य आईईपी मॉड्यूल और समावेशी मूल्यांकन लागू करना था। शिक्षक परीक्षण के माध्यम से सुधार को प्रभावी बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में किस अधिनियम के तहत विशेष शिक्षा मूल्यांकन मानक और आईईपी निर्देशावली के लिए कार्यदल गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में था और इसका उद्देश्य एएसडी और आईडीडी छात्रों के लिए मूल्यांकन सुधार करना था? ऑप्शन ए राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2017 न्यू दिल्ली आईपी गाइडलाइंस असेसमेंट स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी स्पेशल एजुकेशन एक्ट 2016 बेंगलुरु टीचर ट्रेनिंग आईईपी मॉड्यूल। थर्ड इंक्लूजन एजुकेशन पॉलिसी 2017 चेन्नई मल्टीपल डायमेंशनल असेसमेंट आईईपी इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ एजुकेशन राइट एक्ट 2017 जयपुर असेसमेंट रिफॉर्म एएसडी प्रोटोकॉल के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2017 न्यू दिल्ली आईपी गाइडलाइंस असेसमेंट स्टैंडर्ड। अधिनियम था अपाहिज अधिकार अधिनियम, जो कि अपाहिज अब तो दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, लेकिन इसका नाम अपाहिज ही रिप्रेजेंट किया गया था 2017 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका उद्देश्य एएसडी और आईडीडी छात्रों के लिए मूल्यांकन सुधार करना था। निर्देशावली ये थी कि आईपी और मूल्यांकन मानक तैयार किए जाएंगे। फैक्ट पढ़ लेते हैं। अधिनियम अपाहिज अधिकार अधिनियम 2017 में आया, मुख्यालय नई दिल्ली में है। उद्देश्य निर्देशावली और कार्यदल ने नीति और प्रोटोकॉल तैयार किए ताकि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षक मूल्यांकन बोर्ड ने क्लासरूम आधारित मूल्यांकन मॉडल पेश किया, जिसमें आईपी मॉड्यूल शिक्षक परीक्षण और बच्चों के लिए बहुआयामी विकास के संकेतक शामिल थे? 2015, 2016, 2017 या 2014? किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षक मूल्यांकन बोर्ड ने क्लासरूम आधारित मूल्यांकन मॉडल पेश किए, जिसमें आईईपी मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के बहुआयामी विकास के संकेत शामिल थे? तो देखो क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है। उसने कहा है कि आईपी मॉड्यूल कौन से एक्ट के अंडर आता है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, और उससे भी इम्प्लीमेंट हुआ था वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। लेकिन क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट टीचर ट्रेनिंग की बात की गई थी 2015 में। 2015 में राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकन बोर्ड ने यह मॉड्यूल पेश किया था, ठीक है। और मॉडल क्लासरूम आधारित था मूल्यांकन के लिए। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में था। अब है कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने एक्ट पॉलिसीज़ के पढ़े हैं, हम वही कंटिन्यू करेंगे बट अलग अप्रोच के साथ।
ये रहा हमारा क्वेश्चन 1। आरसीआई टीचर ट्रेनिंग में आईडीडी छात्रों के लिए सबसे प्रभावी टीचिंग अप्रोच कौन सी है? ऑप्शन ए छात्रों में सीखने का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला सकारात्मक सकारात्मक क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाए रखना। ऑप्शन बी बिहेवियर बेस्ड शिक्षण और कंटिन्यूस स्टूडेंट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। ऑप्शन सी प्रोजेक्ट बेस्ड और एक्सपेरियंशियल लर्निंग मेथड्स लागू करना। ऑप्शन डी मल्टी सेंसरी और अडप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज उपयोग करना। तो आरसीआई टीचर ट्रेनिंग में आईडी छात्रों के लिए सबसे प्रभावी टीचिंग अप्रोच है ऑप्शन बी बिहेवियर बेस्ड शिक्षण और कंटिन्यूस स्टूडेंट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना। क्योंकि आरसीआई एक्ट 1999 में टीचर ट्रेनिंग को स्टैंडर्डाइज किया था ना, उसका मेन टारगेट यही था कि बिहेवियर बेस्ड टीचिंग स्किल डेवलपमेंट में सपोर्टिव रहेंगी और यह एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टूडेंट की प्रगति भी ट्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। NIEPID वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आईडीडी छात्रों की ऑटोनॉमी बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए छात्रों की सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ाने वाले क्लासरूम कल्चर बनाए रखना। ऑप्शन बी मेंटोरिंग वर्कशीट और स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करना। ऑप्शन सी कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज़ और पीयर असिस्टेड लर्निंग। ऑप्शन डी रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट एक्सपेरियंशियल ट्रेनिंग देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपेरियंशियल लर्निंग ऑटोनॉमी बढ़ाती है। ठीक है। NIEPID इसका उद्देश्य था कि स्किल एम्पावरमेंट हो और पीयर असिस्टेड लर्निंग स्पोर्टिव मैकेनिज्म के साथ बढ़े, क्योंकि उसको एक स्पोर्टिव मैकेनिज्म माना गया था। क्वेश्चन 3। NEP 2020 में आईडीडी छात्रों के लिए करिकुलम डिज़ाइन में प्रमुख प्रायोरिटी कौन सी है? ऑप्शन ए छात्रों को सीखने में उत्साहित करने और इंगेजमेंट बढ़ाने वाले पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करना। ऑप्शन बी मल्टी लेवल और डिफरेंशिएटेड करिकुलम इम्प्लीमेंट करना। ऑप्शन सी रिसोर्स वर्कशीट्स और टीचर गाइडेंस टूल तैयार करना। ऑप्शन डी एक्सपेरियंशियल लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल शामिल करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मल्टी लेवल और डिफरेंशिएटेड करिकुलम इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि मल्टी लेवल करिकुलम एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं, डिफरेंशिएटेड करिकुलम इंडिविजुअल नीड्स कवर करता है, इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंगेजमेंट बढ़ती है। नेक्स्ट RPWD एक्ट 2016 में असेसमेंट में नॉन कंप्लायंस की स्थिति में स्टैट्यूटरी प्रोविजन कौन सा है? ऑप्शन ए छात्रों के लिए फेयर और इंकरेजिंग असेसमेंट इन्वायरमेंट बनाए रखना। ऑप्शन बी सेक्शन 91 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस। ऑप्शन सी सेक्शन 92 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। ऑप्शन डी सेक्शन 93 एडवाइजरी गाइडलाइंस एंड सपोर्टिव मेजर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 92, क्योंकि सेक्शन 92 नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टीज डिफाइन करता है और रीजनेबल अकोमोडेशंस डिनाइल डिक्रिमिनेशन मानता है। एडवाइजरी गाइडलाइंस सपोर्टिव है, बाइंडिंग नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आरसीआई की रजिस्ट्रेशन और रिन्यूएबल प्रोसेस में कौन सा सेक्शन मुख्य प्रावधान प्रदान करता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव और ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन इन्वायरमेंट बनाए रखना जिससे कैंडिडेट ट्रस्ट बढ़े। ऑप्शन बी सेक्शन 18। ऑप्शन सी सेक्टर 19। ऑप्शन डी सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है कि सस्पेंशन कैंसिलेशन फॉर वायलेंस। सेक्शन 19 कहता है रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड काउंटरिंग एजुकेशन। सेक्शन 18 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सेक्शन 18 रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की रेगुलेशन की अथॉरिटी डिफाइन करता है।
सेक्शन 19 की अगर हम बात करें तो वो एक रिन्यूअल प्रोसेस और कंटिन्यूइंग एजुकेशन कवर करता है। सेक्शन 20 वायलेशन पर सस्पेंशन कैंसिलेशन की अथॉरिटी देता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, NCTE DED स्पेशल एजुकेशन में प्रैक्टिस टीचिंग के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? अगर मैं पढ़ूं कि NCTE BEd बैचलर इन एजुकेशन, अभी तो DED लिख रखा, अगर यहाँ पे BEd लिख रखा हो तब भी सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में आ सकता है आपके लिए। छात्रों में पार्टिसिपेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले सकारात्मक क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाए रखना। ऑप्शन बी, वर्कशीट्स और स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। ऑप्शन सी, इंक्लूसिव क्लासरूम का सुपरवाइज्ड और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन डी, मल्टी मॉडल टीचिंग टूल्स और टीचर लेड प्रोजेक्ट्स उपयोग करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है इंक्लूजन क्लासरूम का सुपरवाइज्ड और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, RPWD एक्ट 2016 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सेक्शन लागू होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सेक्शन 84, सेक्शन 85, सेक्शन 86? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 85, जो कि एक्सेसिबिलिटी एंड रीजनेबल अकोमोडेशन डिफाइन करता है। ठीक है, और सेक्शन 84 क्या डिफाइन करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जनरल ड्यूटीज। सेक्शन 86 नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टीज निर्धारित करता है। क्वेश्चन 8, RCI के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्लासेस में डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रावधान कौन से सेक्शन में है? पॉजिटिव और एथिकल प्रैक्टिस बढ़ाने वाले स्पोर्टिव इन्वायरमेंट बनाए रखना। ऑप्शन बी, सेक्शन 27, ऑप्शन सी, सेक्शन 28, ऑप्शन डी, सेक्शन 29? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 28, डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIEPID वोकेशनल ट्रेनिंग में IDD छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव अप्रोच कौन सी है? छात्रों में इनिशिएटिव और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाए रखना, मेंटोरिंग वर्कशीट और स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करना, रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग देना, रिसोर्स प्रिपरेशन और टीचर लीड वर्कशॉप्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रियल लाइफ प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग देना, जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और इंटर्नशिप प्रैक्टिकल स्किल मास्टर में सहयोग करती हैं। मेंटोरिंग सेकेंडरी स्पोर्टिव रोल निभाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, RPWD एक्ट 2016 के तहत ग्रेवेंस रिहर्सल मैकेनिज्म कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? तो ऐसा लिख रखा है सेक्शन 90 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, RCI टीचर ट्रेनिंग में IDD छात्रों के लिए सबसे प्रभावी टीचिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है? फोस्टरिंग एंड इंस्पायरिंग एंड कॉन्फिडेंस इन एनहांसिंग क्लासरूम मीडिया फॉर स्टूडेंट्स, बिहेवियर बेस्ड शिक्षण और स्किल ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और गाइडेंस प्रैक्टिस, मल्टी सेंसरी अडेप्टिव स्ट्रेटजी। तो RCI एक्ट 1999 टीचर ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइज करता है, इसलिए बिहेवियर बेस्ड अप्रोच स्किल डेवलपमेंट में सहायक होती हैं, बताए हैं इसने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोग्रेस मॉनिटरिंग प्रगति
प्रोग्रेस ट्रैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा क्वेश्चन नंबर क्या चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, NCTE B.Ed स्पेशल एजुकेशन में सुपरवाइज्ड क्लासरूम का प्रमुख लाभ क्या है? इनहेंसिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड बोल्स्टरिंग कॉन्फिडेंस, वर्कशीट्स और स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करना, इंक्लूसिव क्लासरूम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या मल्टी मॉडल टीचिंग टूल्स। तो NCTE B.Ed स्पेशल एजुकेशन में सुपरवाइज्ड क्लासरूम का प्रमुख बेनिफिट है इंक्लूसिव क्लासरूम में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। RPWD एक्ट 2016 में नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टीज किस सेक्शन में है? सेक्शन 91, सेक्शन 92 या सेक्शन 93? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 92, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCI रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्य सेक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, क्रिएटिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क फॉर प्रोफेशनल्स। ऑप्शन बी, सेक्शन 18, रजिस्ट्रेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। ऑप्शन सी, सेक्शन 19, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी, सेक्शन 20, सस्पेंशन या कैंसिलेशन। तो इसका आंसर है रजिस्ट्रेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, सेक्शन 18, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? तो ये ऑप्शन बी में सेक्शन 84 में डिफाइन है, ड्यूटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, RCI के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रावधान कौन सा सेक्शन है? अपहोल्डिंग एथिकल एंड एग्जेम्पलरी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIEPID वोकेशनल प्रोग्राम में IDD छात्रों की स्किल मास्टरी बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कल्टिवेटिंग अ स्पोर्टिव एंड मोटिवेटिंग ट्रेनिंग इन्वायरमेंट, मेंटरिंग वर्कशीट्स और स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, रियल लाइफ प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग, टीचर लीड वर्कशॉप्स और रिसोर्स प्रिपरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रियल लाइफ प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। NIEPID वोकेशनल प्रोग्राम में IDD छात्रों के लिए स्किल मास्टरी बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, RPW एक्ट ये हम कर चुके हैं। चलिए अगले 5 क्वेश्चन, आप RPWD एक्ट 2016 में एक्सेसिबिलिटी लर्निंग इन्वायरमेंट सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सेक्शन लागू होता है? हमने पढ़ा था सेक्शन 85, ठीक है। नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए सेक्शन 28। हमने पढ़ा था रियल लाइफ प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस ट्रेनिंग। NIEPID में वोकेशनल प्रोग्राम स्किल एनहांसमेंट के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। तो अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ ही लिए तो सेक्शंस के तो आप आंसर दे ही दोगे। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने फैक्ट्स पढ़े हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड, खासकर RPWD एक्ट, NTA, UDL, इंक्लूजन
और स्टेटमेंट से रिलेटेड। काउंट करें तो ये पार्ट 1 है हमारा टॉप 150 क्वेश्चंस का। कल हम पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आप अगर इन्जॉय कर रहे हैं अपनी जर्नी को तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें हमेशा खुश रहना है, हैप्पी रहना है, यही हमारा गोल है।